दोस्तों नमस्कार। प्लेटो के अंतर्गत आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, अब तक के पॉडकास्ट में आप सबने जान लिया होगा, जो कि प्लेटो से संबंधित पॉडकास्ट हैं, उनको सुनने के पश्चात आपने समझ लिया होगा कि प्लेटो का जो मूल उद्देश्य है वो एक स्वर्ग जैसे राज्य की स्थापना करना है और इसके लिए न्याय ज़रूरी है। इसके लिए पत्नियों और संपत्ति का साम्यवाद ज़रूरी है। एक अन्य तत्व भी है जिसको प्लेटो ज़रूरी समझता है और वो है शिक्षा। शिक्षा इतना महत्वपूर्ण है कि प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो कहते हैं कि रिपब्लिक जो है वो शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जबकि बार्कर कहते हैं कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। प्लेटो मानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके ज़रिए मनुष्य अज्ञान से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होता है। एक तरह से देखा जाए तो संक्षेप में कहेंगे कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। प्लेटो का संपूर्ण दर्शन आदर्श राज्य पर केंद्रित है और इस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है। जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, शिक्षा उसमें रचनात्मक परिवर्तन करती है, जो व्यक्ति की उन्नति में महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ समाज की उन्नति में भी वो महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा जीवन के लिए मनुष्य को तैयार करती है, निजी तौर पर और सार्वजनिक तौर पर भी। बार्कर कहते हैं कि शिक्षा मानसिक रोग को मानसिक औषधि द्वारा ठीक करने का एक प्रयास है। इतना जानने के पश्चात अब हम चर्चा करेंगे कि प्लेटो की शिक्षा की मूलभूत जो विशेषताएं हैं, जो सेलियन फीचर्स हैं, वो क्या हैं। प्लेटो शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया समझते हैं जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य पालन की भावना का विकास करता है। शिक्षा एक ऐसा ज़रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपना एक उचित स्थान पाता है और उस कर्तव्य भावना से पोषित होता है, जो प्लेटो के अनुसार बेहद ज़रूरी है एक समाज की उन्नति के लिए। अगर देखा जाए तो प्लेटो की ये धारणा स्पष्ट करती है कि शिक्षा मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में और उस मनुष्य के जो सामाजिक दायित्व हैं उसके लिए बेहद ज़रूरी है। प्लेटो ये भी मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो सत्य का अनुसंधान करना है, ये पता लगाना है कि सत्य क्या है। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसकी जो अन्य विशेषता है वो ये है कि शिक्षक का जो उद्देश्य है, शिक्षा का जो उद्देश्य है, वो महज ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं उनको परिष्कृत करना है, उनको विकसित करना है। प्लेटो ये भी मानते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके ज़रिए व्यक्ति अपने सर्वोत्तम स्वरूप को प्राप्त करता है। एक अन्य विशेषता है प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की जो हम सभी को जाननी चाहिए, वो ये है कि शिक्षा पद्धति प्लेटो की वो राज्य द्वारा नियंत्रित है।
और अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षा से जो वो कार्य लेना चाहता है प्लेटो, उसे देखते हुए ये बेहद ज़रूरी भी है कि राज्य द्वारा शिक्षा व्यवस्था संचालित की जाए। एक अन्य विशेषता है प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की कि वो स्त्री पुरुष को समान रूप से शिक्षित करने की बात करता है। यह एक अद्वितीय सोच है प्लेटो की, क्योंकि यह सोच उसको उस ज़माने से अलग करती है जिसमें प्लेटो का जन्म हुआ था, क्योंकि वो परिस्थितियां ऐसी थी जहां स्त्री पुरुष के बीच भी भेदभाव किया जाता था। अगर एथेंस की तत्कालीन पद्धति में देखा जाए तो उसमें एक ही प्रकार की शिक्षा थी, और प्लेटो ने स्त्री पुरुष में भेद नहीं किया और माना है कि स्त्री और पुरुष दोनों किसी भी पद के समान अधिकारी हैं, वो किसी भी पद को धारण कर सकते हैं। हालांकि उस ज़माने में प्लेटो के समय एथेंस में जो पब्लिक लाइफ है उसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थीं, उनको उससे मुक्त रखा जाता था, उससे पृथक रखा जाता था। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली पर कई आक्षेप भी किए गए हैं, जैसे कि कॉल पॉपर कहते हैं कि जो प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वो इस तरह से है कि उसका मूल जो उद्देश्य है वो राज्य का योग्य नागरिक बनाना है, तो राज्य पर अधिक बल देने के कारण कॉल पॉपर उसे मुक्त समाज का एक शत्रु मानते हैं और ये मानते हैं कि प्लेटो द्वारा जो शिक्षा सिद्धांत है उसका उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य राज्य की सेवा के लिए एक योग्य नागरिक बनाना है, एक योग्य व्यक्ति बनाना है। तो ये शिक्षा पर प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उस पर कॉल पॉपर आक्षेप करते हैं, क्योंकि कॉल पॉपर का ये मानना है कि इससे सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये एक प्रमुख आक्षेप है। तो इतना समझने के पश्चात अब हम जानेंगे कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका करिकुलम क्या है। प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था को दो भागों में विभक्त करता है, दो भागों में बांटता है। एक है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी है उच्च शिक्षा। ये जो विभाजन किया है प्लेटो ने, यह एज पर बेस्ड है, मतलब कि आयु पर आधारित है, लेकिन इसमें वर्ग भेद भी शामिल है। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा जो है प्लेटो की वो एक उस आयु की है जब हम किशोरावस्था में होते हैं, नागरिक किशोरावस्था में होते हैं, तो उस दौर के लिए है। और उच्च शिक्षा प्रौढ़ावस्था के लिए है। और उच्च शिक्षा का खास जो उद्देश्य है वो है शासक वर्ग को तैयार करना शासन के लिए। जहाँ तक प्रारंभिक शिक्षा की बात है तो प्रारंभिक शिक्षा का जो मकसद है प्लेटो की, उसका जो मूल उद्देश्य है वो है अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को परिष्कृत करना और ऐसा करके उच्च चरित्र का निर्माण करना। जबकि जो उच्च शिक्षा है उसमें उसका जो मूल उद्देश्य है वो है अपनी बुद्धि का परिष्कार करना। अगर प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा ऐसा नहीं है कि कोई अनूठी योजना है, कोई असामान्य योजना है या पहली बार इस तरह का प्रयास किया गया है जो प्लेटो के द्वारा हुआ है। प्लेटो ने अपने समय में जो प्रचलित एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं उनको देखा था और उनके तत्वों को अपनी शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा की योजना है उसमें ऐसा सम्मिश्रण हमें नज़र आता है।
हालांकि प्लेटो का ध्येय जो है वो कहीं अधिक व्यापक है। और दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं प्रारंभिक शिक्षा में अगर हम देखें तो न सिर्फ ये राज्य के लिए एक योग्य व्यक्ति बनाना है, बल्कि उसमें उच्च बौद्धिक गुणों का विकास भी करना है। प्लेटो इस दौर में मानता है कि संगीत बेहद ज़रूरी है। उसने करिकुलम में एथेंस की परंपरा के अनुसार संगीत और व्यायाम को शामिल किया है। लेकिन ध्यान रखें कि जो संगीत प्लेटो ने शामिल किया है अपने करिकुलम में प्रारंभिक शिक्षा के दौरान, उसमें संगीत का मतलब ये नहीं कि खाली गाना बजाना है, और संगीत में बहुत अन्य बातें भी शामिल होती हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में। इसमें साहित्य है, साहित्य का अध्ययन है ख़ास तौर पर, और यहाँ तक कि ललित कलाएं तक भी संगीत के अंतर्गत प्लेटो ने रखी हैं। जिस तरह से संगीत को व्यापक संदर्भ में हमें लेने की ज़रूरत है, वैसे ही व्यायाम है जिसको प्लेटो ज़रूरी समझता है। और व्यायाम में भोजन शास्त्र, औषधि शास्त्र जैसे विषय भी शामिल हैं। तो व्यायाम और संगीत दोनों का जो पाठ्यक्रम है वो इस उद्देश्य से शामिल किया गया है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में कि इससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण हो। और कुल मिला के देखा जाए तो यह एक नैतिक उद्देश्य है। हम आज भी ये मानते हैं कि बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मस्तिष्क है, तभी मनुष्य उच्च गुणों से सुशोभित हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो व्यायाम आज भी महत्वपूर्ण है, आज भी हम व्यायाम को महत्व देते हैं। अगर संगीत को देखा जाए तो संगीत महत्वपूर्ण है। संगीत एक तरह से मन की जो भावनाएं हैं जो हमारे अंदर हैं उनको जागृत करता है, उनको परिमार्जित करता है, उनको व्यवस्थित करता है, उनको एक दिशा देता है। तो ये ज़रूरी है। दोनों व्यायाम और संगीत प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद जो दूसरी जो व्यवस्था है वो उच्च शिक्षा की है। दूसरा जो चरण है शिक्षा का वो उच्च शिक्षा का है। एक बात और जान लें कि प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य एक तरह का संक्रमण काल होता है, संक्रांति काल होता है, जिसमें 2 वर्ष का एक पाठ्यक्रम होता है। ये सैन्य शिक्षा के लिए होता है, और जब ये ख़त्म हो जाता है तो जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम किया जाता है प्लेटो की शिक्षा पद्धति के अनुसार उच्च शिक्षा के अंतर्गत। देखिए, जहाँ पहले प्रकार की शिक्षा किशोरावस्था में नागरिक गुणों के विकास को लेकर थी, तो जो प्रौढ़ावस्था की जो शिक्षा है उसका उद्देश्य जो ख़ास तरह की काबिलियत जिन लोगों में है, जो विशेष प्रकार की योग्यता रखते हैं, ऐसे लोगों को राज्य का एक संरक्षक जो वर्ग बनेगा उस वर्ग के लिए तैयार करना है। एक तरह से उस शासक बनाना है, शासन के लिए तैयार करना है। उच्च शिक्षा का ये उद्देश्य है। और इसका जो पाठ्यक्रम है वो इसी उद्देश्य से प्रेरित है कि व्यक्ति में ज्ञान का संचार हो और वो बुद्धिमान बने। और इस तरह के लिए, इस तरह से योग्यता प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि गणित और ज्योतिष शास्त्र जैसे विषय पढ़े जाएं, इनको समझा जाए, इनका गंभीर अध्ययन किया जाए। और इसीलिए प्लेटो ये सुझाता है कि इनको
उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में अर्थात गणित और ज्योतिष शास्त्र को रखा जाए। गणित की शिक्षा पर प्लेटो विशेष बल देता है। कुल मिला के देखा जाए संक्षेप में तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो की जो उच्च शिक्षा है उसका मूल उद्देश्य यही है कि राज्य में जो उसने दार्शनिक राजा का चित्र खींचा है उस दार्शनिक राजा का निर्माण किया जाए, संरक्षकों का निर्माण किया जाए। और ये जो संरक्षक वर्ग है ये महत्वपूर्ण है और संरक्षक वर्ग पर ही जिम्मेदारी है कि वो राज्य को सर्वोत्तम बनाए। सेबाइन इसे रिपब्लिक की सबसे मौलिक विशेषता कहते ही हैं। तो जो उच्च शिक्षा की रूपरेखा प्लेटो ने हमारे सामने रखी है वो खुद उसकी संस्था एकेडमी में क्रियान्वित की जाती थी। और एक तरह से देखा जाए कि जैसा कि आज के विश्वविद्यालय नहीं करते हैं, अकादमी जो थी प्लेटो की, जो एकेडमी थी, उसकी स्थापना ही इस उद्देश्य से की गई थी कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो गार्डियन जो लोग हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनको उत्पन्न किया जाए, उनको उस जिम्मेदारी के योग्य बनाया जाए जो कि हमें आज के दौर में नहीं मिलती है। आज के दौर में जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें इस बात का सर्वथा अभाव पाया जाता है। तो ये प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है। आलोचना के तौर पर हम जैसा कि पहले कह चुके हैं कि कार्ल पॉपर प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानते हैं और वो प्लेटो की शिक्षा योजना पर भी आक्षेप करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि प्लेटो ने शिक्षा के जिस स्वरूप की बात की है, जिस पद्धति की बात की है, उसका उद्देश्य एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना न होकर एक व्यक्ति का विकास उस रूप में करना है जो राज्य के लिए ज़रूरी है। एक तरह से व्यक्ति को राज्य की सेवा के लिए उपयुक्त बनाना है। और इसी कारण से उन्होंने प्लेटो की आलोचना की और कहा है कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करें तो हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्लेटो अपने दौर की, अपने समय की समस्याओं से बेहद व्यथित था और उसकी मूल समस्या जो थी वो ये थी कि जो उसका जो नगर राज्य है वो समस्त बुराइयों से मुक्त हो सके। और नगर राज्य न सिर्फ समस्त बुराइयों से मुक्त हो बल्कि एक इस राज्य के तौर पर उभर कर सामने आए, एक ऐसे राज्य के तौर पर परिणत हो जिसमें वे सारी खूबियाँ मौजूद हों जो एक स्वर्ग जैसे राज्य में पाई जाती हैं। और इसके लिए प्लेटो को लगा कि शिक्षा बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही वो ज़रिया है जिसके द्वारा प्लेटो ऐसे दार्शनिक राजा का सृजन कर सकता है जो राज्य को एक महत्वपूर्ण स्वर्ग जैसा स्थान बनाएगा, ऐसा प्लेटो ने कहा है। प्लेटो एक और भी बात है प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की कि प्लेटो न सिर्फ सैद्धांतिक शिक्षा पर बल देता है बल्कि वो व्यवहारिक शिक्षा पर भी बल देता है। इसीलिए 35 वर्ष का आयु प्राप्त करने के पश्चात दार्शनिक राजा के लिए ज़रूरी है कि वो जाए और 15 वर्षों तक व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करे और देखे कि राज्य की वस्तु स्थिति क्या है, परिस्थितियाँ क्या हैं। मित्रों, आपको पता ही है कि जो यूपीएससी द्वारा आयोजित जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट्स सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उनके पाठ्यक्रम में व्यवहारिक पक्ष को भी शामिल किया गया है। तो आज भी न सिर्फ पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में, बल्कि निजी क्षेत्र में भी ये ज़रूरी समझा जाता है कि व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए, और पाठ्यक्रम में ही इंटर्नशिप जैसे प्रोग्राम शामिल किए जाते हैं। और ये जो प्रशिक्षु होते हैं ये
विभिन्न क्षेत्रों में, अपने कार्य से संबंधित क्षेत्रों में जाकर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो आज के दौर में दुनिया के अनेक भागों में जो शिक्षा व्यवस्था प्रचलित है, उसमें न सिर्फ सैद्धांतिक बल्कि व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया गया है। और प्लेटो ने भी बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले, शताब्दियों पहले इस तरह की सोच अपने मन में रखी थी कि न सिर्फ सैद्धांतिक, न सिर्फ थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के प्लेटो के हिसाब से अगर देखा जाए तो थ्योरी बहुत ज़्यादा मतलब की नहीं रह जाती। थ्योरी तभी महत्वपूर्ण है जब उसका हम वास्तव में उसका क्रियान्वयन कर सकें, उसका उपयोग कर सकें निर्माण में, सृजन में। और ख़ास तौर पर प्लेटो अपने आदर्श राज्य के लिए ये व्यवस्था ज़रूरी समझता है। तो प्लेटो की शिक्षा योजना पर मित्रों बस यहीं तक। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।